हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें क्लियरिटी हो रही है कि कृषि से रिलेटेड है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री हमारी इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है जो एंगेज करती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। ये प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है सेकेंडरी एक्टिविटी को, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है करती है इंडस्ट्री, तो उनको रॉ मटेरियल यहीं से प्रोवाइड होता है। और टेरिशरी जो है वो इनको क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है फर्स्ट और सेकंड को। तो इसीलिए एग्रीकल्चर में जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंस है, हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर में मोर देन हाफ पॉपुलेशन हमारी डिपेंड करती है, अंगेज है, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल्स के लिए इंडस्ट्री के लिए जो कि हमें जैसे कि फूड ग्रेन है प्रोवाइड कराती है, कुछ ऐसी एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसीलिए अब हम इसके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम समझेंगे कि भाई ये क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फार्मिंग। फार्मिंग के 3 टाइप्स हैं, टाइप ऑफ फार्मिंग में, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एज ओल्ड की, यानी पुराने समय में कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे लिए एग्रीकल्चर थी और एग्रीकल्चर किस तरीके से हमारे इकोनॉमी के लिए मेन थी। दीज ईयर बहुत साल पहले, ओवर दीज ईयर, जब जैसे जैसे ये सालों की बात करें तो कल्टीवेशन के जो मेथड थे पुराने टाइम पे, उस टाइम पे डिपेंड करते थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट पे। यानी जो भी पहले खेती होती थी, एग्रीकल्चर करती थी, तो वो फिजिकल, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी नो हाउ, वो इतना टेक्नोलॉजिकली नहीं पता था कैसे है, उनको नॉलेज नहीं थी, सिर्फ एनवायरमेंटल फिजिकली उस पर डिपेंड करते थे। सोशल कल्चरली प्रैक्टिसेस इन दोनों पे ही डिपेंड करते थे, एनवायरनमेंट पे और कल्चर प्रैक्टिस जो भी उस टाइम पे एनवायरनमेंट में अवेलेबल थी। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप, यानी सब्सिस्टेंस जो जीवन यापन करने के लिए की जाती है और कमर्शियल टाइप। सब्सिस्टेंस से कमर्शियल तक का जो टाइम है उसमें बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं और अलग अलग टाइम पीरियड्स है, किस तरीके से वो प्रेजेंट से पास्ट से पास होके प्रेजेंट तक पहुंचा है, कमर्शियल तक पहुंचा है, यानी व्यवसाय के लिए वो तैयार हुई है फार्मिंग, वो हम पढ़ेंगे। अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं जियोग्राफिकल, आप देख सकते हो कि अलग अलग ही सोइल चैप्टर में आपने देखा किस तरीके से अलग सोइल पाई जाती है, उनकी क्रॉपिंग भी अलग होती है। तो इसे जियोग्राफिकल हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सिस्टम प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल अलग है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ये प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है और सब्सिस्टेंस मीन्स क्या होता है, ये आप सबसे पहले अंडरस्टूड कर लीजिए। प्रिमिटिव यानी पुराने तरीका, जो बहुत ही पुराना हो। सब्सिस्टेंस यानी जीवन यापन करने के लिए जब हम पुराने तरीके से फार्मिंग करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इज फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ ही ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये की जाती थी। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस लैंड, क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है लैंड्स का, वो स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिवाइड है। छोटे छोटे खेत यहाँ पे पाए जाते हैं और प्रिमिटिव टूल्स किए जाते हैं, यानी पुराने तरीके से खेती की जाती है। जैसे टूल्स हो गए, हो डू डिगिंग स्टिक्स हो गए, और फैमिली कम्युनिटी के ही लेबर होते हैं कि फैमिली मेंबर के कोई या कम्युनिटी का ही, समुदाय का ही कोई मेंबर इसमें करता है खेती। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। अब जो हमारे यहाँ पे प्रिमिटिव मेथड है, कौन कौन से, तो टूल हो गए, और अगर हम बोले मानसून, क्योंकि भाई मानसून पे ही डिपेंड करता था पहले तो जो भी फार्मिंग होती थी। नेचुरल फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी यानी जो भी उसके अंदर कोई भी बाहर का फर्टिलाइजर नहीं डाला जाता था, केमिकल नहीं डाला जाता था, सोइल को उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, एंड सुटेबल ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन। तो एनवायरमेंटल ही कंडीशंस क्रॉप को ग्रोन करती थी, यानी ग्रो करती थी, फसल होती थी। तो मेन इसके अंदर प्रिमिटिव के अंदर आपने देखा मेथड्स कौन से हैं, किस मेथड से खेती की जाती है, टूल्स कौन से होते हैं आपने देखा, और फैमिली मेंबर्स होते हैं, और नेचुरल मानसून और नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिससे फसल क्रॉप होती है।
अब इसका एक एग्जांपल लें तो भाई ये कौन करता है और कैसे करते थे, तो इसको मोस्टली इसे स्लैश एंड बर्न एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। स्लैश एंड बर्न क्या होता है? स्लैश का मतलब और बर्न का मतलब एक ऐसी एग्रीकल्चर है स्टूडेंट के जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि पहले एक, जैसे कि ये पूरा एक लैंड है, इसके अंदर जो पेड़ वगैरह लग रहे हैं, अगर हम उसे काट दें और वहीं पे छोड़ दें और फिर उसमें फायर से आग लगा दें और फिर उसके बाद ये एशिश यानी राख में चेंज हो जाए और इसके अंदर ही फिर हम बीज बो दें और कोई फर्टिलाइजर वगैरह बाहर से नहीं डाला जाता है, तो दैट मीन्स ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। और ये इसके अंदर जो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है, फार्मर प्रोड्यूस करते हैं सीरियल्स एंड अदर फूड्स ऑफ क्रॉप्स, सस्टेन दियर फैमिली, अपनी फैमिली का जीवन यापन करने के लिए। सॉइल फर्टिलिटी इसमें डिक्रीज होती रहती है स्टूडेंट्स। क्यों होती है? क्योंकि एक ही जगह अगर कॉन्टिन्यूसली होगी और उसमें हम फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो वो तो अपनी फर्टिलिटी डिक्रीज कर देगी, तो यहाँ पे फर्टिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। फार्मर शिफ्ट होते हैं क्लियर ऑफ पैच, जैसे ही इनकी क्लियर वो डिक्रीज हो जाती है फर्टिलिटी तो शिफ्ट हो जाते हैं अदर लैंड पे, यानी फॉरेस्ट में, दूसरे फॉरेस्ट में चले जाते हैं जहाँ उसको क्लियर कर सके और वहाँ पे उस पैच पे फिर वो कल्टीवेट कर सकें। तो इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जब एक लैंड फिनिश हो जाता है तो दूसरी जगह जाके हम उस पर क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसे हम शिफ्टिंग भी कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और इसका जो नेचर होता है वो रिप्लेनिश होता है, यानी हम उसको क्या कर सकते हैं? नेचुरल रिप्लेनिश होता है, यानी जो भी उसके अंदर चेंजेस होते हैं प्रोडक्टिविटी में वो नेचुरल होते हैं। फर्टिलिटी ऑफ द सोइल की अगर हम बात करें, ये नहीं है कि हम उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं कोई बाहर के प्रोसेस से। नेचुरल प्रोसेस जो इसका है, अगर हम बोलें प्रोडक्ट लो हो जाती है एंड फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर, यूज नहीं कर सकते, मॉडर्न इनपुट्स यूज नहीं कर सकते, इसमें करते ही नहीं है क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम अलग अलग नेम से भी बुलाते हैं। और इनको कौन करता है? इस खेती को स्टूडेंट करते हैं जो नोमैडिक होते हैं या एक बंजारे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, वो इस प्रकार की खेती किया करते थे। तो प्रिमिटिव में एग्जाम्पल स्लैश एंड बर्न का, और जो लोग नोमैडिक होते थे वो ऐसी खेती किया करते थे प्रिमिटिव की, पुराने टूल से और अपनी फैमिली मेंबर के साथ। तो हम इसको अलग अलग नेम से भी जानते हैं। झूमिंग है, जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इसे मिलीपा मैक्सिको में कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका में, और कोनको इसे वेनेजुएला में कहते हैं, रोको इसे ब्राजील में कहते हैं, मोसोले इन सेंट्रल अफ्रीका में कहते हैं, लद्दाख इसे इंडोनेशिया में कहते हैं, रे इन वियतनाम में कहते हैं। तो अलग अलग नेमिंग से झूमिंग को बुलाया जाता है। झूमिंग खेती यानी जो भी स्लैश एंड बर्न है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे वो लोग इसको ज्यादा करते थे। तो ये आपने प्रिमिटिव का पढ़ा, और यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग नेम से, जैसे कि झूमिंग को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जो ईस्ट वाला पार्ट है मैप के अंदर, उसमें हम इसको झूमिंग के नाम से भी बुलाते हैं। और दीपा इन जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का है, उसमें भी इसको इसी नाम से बुलाते हैं। और अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से बुलाया जाता है। तो झूमिंग के अलग अलग नेम है, और आप इसको अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आपको ईजी होगा अंडरस्टैंड करने में। और प्रिमिटिव को, कल्टिवेशन को, इसे भैवर और धैया इन मध्य प्रदेश में बोलते हैं, और पोड़ू मध्य प्रदेश में कहते हैं, पोड़ू और पेंडा इसे आंध्र प्रदेश में कहते हैं, और पैमा डाबी और कोमान इसे ब्रिंगा उड़ीसा में कहते हैं, कुमारी वेस्टर्न घाट में बोला जाता है, और वेलरे और वॉल्ट्रे इसे साउथर्न ईस्टर्न राजस्थान में कहा जाता है, और खील इसे हिमालयन बेल्ट में कहा जाता है, और पुरुवा इन झारखंड में कहा जाता है। झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में ये अलग झूमिंग बोला जाता है, नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन वाले क्षेत्र में बोला जाता है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपने आज पढ़ा है इसका टॉपिक में प्रिमिटिव। नेक्स्ट हम जो प्रोप पढ़ेंगे वो, अच्छा ये एक स्टोरी है, ये इसमें बोला है कि यहाँ पे जो रिंचा है वो एक गांव में रहती है असम के में, और दीपू है, दीपू गांव है, और जहाँ पे वो रहती है वो देख रही है अपने फैमिली के मेंबर को किस तरीके से वो एक पैच के लैंड के पैच को स्लैश एंड बर्न करके वहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं और इरिगेट कर रहे हैं। छोटे छोटे पाइप से वहाँ से बम्बू के कैनल से बम्बू लगा के पानी ला के उसको इरिगेशन कर रहे हैं। तो वो
लेकिन फिर वो देख रही है लड़की किस तरीके से धीरे धीरे फर्टिलिटी कम हो रही है सॉइल की, तो अब वो सर्च कर रहे हैं फ्रेश पैच नेक्स्ट सीजन के लिए कि कहीं अब हम और खेती करने जाएं, एग्रीकल्चर करने जाएं। तो आप इसका नेम बता सकते हैं? रिंजा जो फैमिली कर रही है, एंगेज कर रही है, इसे किस टाइप की फार्मिंग में आता है? कौन सी अभी हमने फार्मिंग पढ़ी है, उसका नेम बताइए। जैसे हमें इंटेंसिव फार्मिंग पढ़ी है, और यहाँ पे बोला है एनलिस्ट सम क्रॉप, ऐसी क्रॉप का नाम बताओ जो कि ऐसी फार्मिंग में की जा सकती थी, तो आप उसके नेम बता सकते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इंटेंसिव मीन्स होता है स्टूडेंट जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोर्स डालते हैं। सब्सिस्टेंस मीन्स होता है जब हम जीवन यापन करने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जीवन यापन करने के लिए जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स डाल रहे हैं किसी चीज़ पे, और वो किस पे फोर्स डालेंगे? लैंड पे प्रेशर डालेंगे। जब और लैंड पे प्रेशर क्यों डल रहा है? क्योंकि लैंड लिमिटेड की होती है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। अगर लैंड आपके पास लिमिट की है तो आपको तो उसी से अकॉर्डिंगली वर्क करना है ना। आप उसको तो इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, प्रेशर बढ़ गया लैंड पे। तो इसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं कि जो लिमिटेड की लैंड के ऊपर पॉपुलेशन जब प्रेशर बढ़ा, यानी आपकी यही समझ लीजिए आपकी फैमिली के मेंबर हैं, और अगर आप 5 to 8 हो जाते हैं तो उसी लैंड से उनको अपना सब्सिस्टेंस करना है, गुजारा चलाना है, तो वो उनके ऊपर तो उनका प्रेशर चला गया ना, तो वो सोचेगी कि उसी लैंड से ज़्यादा किस तरीके से कल्टीवेट कर सकें। तो इसीलिए वो बायोकेमिकल डाल सकते हैं, डोज उसकी हाई कर देंगे, और इनपुट्स एंड इरिगेशंस यूज़ करेंगे ताकि हाई प्रोडक्टिविटी हो जाए, अपना उत्पादन बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे। इसी तरीके से कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम इसमें पूछे हैं जिसमें ऐसी प्रैक्टिस होती है। और थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, जो डिवीजन होता है लैंड का। तो जनरेशन हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकली लैंड का मतलब है कि अगर आज छोटे छोटे लैंड, पहले एक लैंड था, अब उसके जो सन है, 2 या 3 बेटे हैं, जो कि वो लैंड उनमें डिवाइड हो गई। अब उनके भी बेटे हो जाते हैं, जैसे पहले 30 एकड़ थी और 10 एकड़ तीनों में बढ़ जाती है, अब उनके भी बेटे हो जाते हैं, तो ये लैंड क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, उसके भी पार्ट हो जाते हैं। अब अगर उनके भी बेटे हो जाते हैं, उनको भी लैंड देनी है, तो उनके पास भी एक एक पहले 3 एकड़ हो गई, अब उनके 30 से 3 एकड़ पे भी आते हैं, तो उसके बाद फिर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एक एक एकड़ पे आती है। तो लैंड के पैचेस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो इनहेरिटेंस हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से मिली होती है लैंड, और जो फिर हम उसे जनरेशन टू जनरेशन एंटर करते रहते हैं, होल्डिंग करते रहते हैं, और वो अनइकोनॉमिकली हो जाती है। क्यों अनइकोनॉमिकल हो जाती है? क्योंकि हम उस पर मॉडर्न इनपुट से फार्मिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मॉडर्न फार्मिंग करने लग गए आप, हाई एरिड सीड यूज़ करने लगे, और अगर आपने फर्टिलाइज़र यूज़ करा या टेक्निकल चीज़ें यूज़ करें, तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा और इससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए लिमिटेड लैंड होने की वजह से ऑल्टरनेटिव कोई भी, और आपके पास अगर जीवन यापन करने का दूसरा सोर्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इकोनॉमिकली आ जाती है। एनॉर्म्स प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड पे ही पड़ता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको कि ये प्रेशर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस लैंड है, यानी प्रेशर वाली लैंड है, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो आज आपने पढ़ा दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज, एक तो एरिया वाइज हम बोले तो हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड और लिमिटेड लैंड। उसके बाद हमने देखा हाउ टू प्रोड्यूस मोर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस पर प्रोडक्शन करना है लिमिट लैंड पे, तो हम लेबर के थ्रू कर सकते हैं, हैवी डोज बायोकेमिकल के डाल सकते हैं, और इरिगेशन से कर सकते हैं। और हम इस पर मॉडर्न फार्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल पैचेस होते हैं, अनइकोनॉमिकली ये है, हम ज़्यादा फायदा नहीं दे सकते। अब ऐसी सिचुएशन एक्वर्ड क्यों हो रही है? क्योंकि ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस ही होता है, जो विरासत में हमें मिलती है, फिर हमें जनरेशन टू जनरेशन हमें उसको डिवाइड करना होता है, लैंड के पैचेस छोटे से छोटे होते चले जाते हैं, रिड्यूस लैंड साइज कम होता चला जाता है, और प्रेशर एग्रीकल्चर लैंड पे पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। हम पढ़ेंगे हम कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, और कमर्शियल फार्मिंग से रिलेटेड कमर्शियल फार्मिंग के अगर करेक्टर देखेंगे, तो इसमें हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, इसमें बहुत बड़े बड़े लैंड के पैचेस होते हैं, प्लांटेशन जितने भी होते हैं यहाँ इन्हीं में किए जाते हैं, चाहे बैम्बू का हो, टी का हो, कॉफ़ी का हो, या बनाना का हो, जो बाग के बाग लगाए जाते हैं, बहुत बड़ा लैंड का एक पार्ट होता है जिसमें ये फार्मिंग की जाती है, मॉडर्न तरीके से की जाती है, हाई एल्डिंग HAY
सीड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वह अच्छी सी क्वालिटी हो, और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड किए जाते हैं यूज़, ताकि हायर प्रोडक्टिविटी हो, ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन यानी एग्रीकल्चर में वेरीज फ्रॉम द रीजन टू अनदर। आप जानते हो कि अगर आज ये एरिया है और दूसरा एरिया है, यहाँ पे जो क्रॉप है दूसरे एरिया में जरूरी नहीं है वही क्रॉप ज़्यादा बेस्ट होगी, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कमर्शियलाइजेशन वेरीज पाई जाती हैं रीजन टू रीजन। कैसे कि अगर मानो आज हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे बीट ज़्यादा फेवरेबल है, और अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो वहाँ चावल के बागान ज़्यादा, चावल की खेती ज़्यादा पाएगी, वहाँ ज़्यादा प्लांटेशन पाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अलग अलग क्षेत्र में रीजन्स में अलग अलग ही वेरीज पाई जाती हैं। कमर्शियल क्रॉप हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा ये मेन है जहाँ पे राइस कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन हरियाणा पंजाब में भी पाई जाती है, बट उड़ीसा में इस सब्सिस्टेंस क्रॉप जो है वो ज़्यादा वो है, मतलब हाई है। तो इसमें ऐसे और भी एग्जांपल हैं जो इन्होंने पूछे हैं कि आप दे सकते हैं, जैसे बनाना प्लांटेशन। आप देख रहे हो कि बनाना प्लांटेशन जो साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साउथर्न यानी नीचे के पार्ट जो है पेनिसुलर पार्ट में है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से भी पाया जाता है, और कमर्शियल का मतलब ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। और ये हमारे इंडिया से ज़्यादा बाहर की कंट्रियों में है, क्योंकि वहाँ पे लैंड के पैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे मॉडर्न तरीके से खेती की जा सकती है, जैसे यूएसए में। प्लांटेशन जो है कमर्शियल फार्मिंग पे अब सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, और ये ध्यान रखना सिंगल क्रॉप की जाती है, जैसे बनाना प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, राइस के बताए आपको। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री प्लांटेशन कवर करता है लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, इसको बहुत बड़ा लैंड का एक पार्ट चाहिए होता है, और इसको कवर करने के लिए इंटेंसिव इनपुट जो होते हैं, कैपिटल सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ आता है, कैपिटल पे। यहाँ पे कैपिटल बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ की जाती है, माइग्रेंट लेबर की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लेबर हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है खेती करने मतलब प्लांटेशन का, बागों का। तो यहाँ पे कोई छोटे मोटे लेबर तो काम करेंगे नहीं, बाहर से भी लेबर आते हैं काम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। रॉ मटेरियल की भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल पहुँचाया जाता है, जैसे कि अगर चिप्स बनाने हैं हमें, अगर हमें बनाना के चिप्स बनाने हैं तो बनाना प्लांटेशन से रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा। तो ये सारा जो कमर्शियल देख रहे हो यहाँ पे मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये प्लांटेशन किया जाता है, जैसे कि टी, कॉफी, रबर, सुगर कैन, बनाना इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है ये। तो आपने देखा ये एग्जाम्पल्स हैं जो आप लर्न कर लीजिए, और मैप में भी फिल कर सकते हैं, असम, नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी के लिए, कर्नाटक, और ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, और ये अब मैप में भी अगर आप फिल कर लेंगे तो आपको कॉफ़ी प्लांटेशन और टी के लिए याद कर लेना। प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दीज स्टेट्स में ज़्यादा होता है, और मेनली मार्केट चाहिए स्टूडेंट, जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे लेबर चाहिए, एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया चाहिए होता है ग्रो करने के लिए सिंगल क्रॉप को, कैपिटल चाहिए, तो उसी के साथ साथ मार्केट भी चाहिए, क्योंकि मार्केट का नेटवर्क और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी भी चाहिए प्लांटेशन एरिया में। बाई चांस अगर आपके पास लैंड है, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन वहाँ रोड अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, मार्केट तक भी वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो सामान तो चाहिए ना। अगर ये प्रोसेसिंग नहीं होगा तो आप कैसे प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हो। तो इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग के लिए मार्केटिंग होना चाहिए, उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले है डेवलपमेंट प्लांटेशन में। तो ये आपने देखा कमर्शियल किस तरीके से क्रॉपिंग की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट क्रॉपिंग पैटर्न, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्रॉपिंग फार्मिंग में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कमर्शियल फार्मिंग मॉडर्न इनपुट यूज किए जाते हैं, HY सीड्स यूज किए जाते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। कमर्शियल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, लाइक एग्जाम्पल अगर हमने पंजाब में बीट है तो राइस में उड़ीसा में है, तो अलग अलग कमर्शियलाइजेशन पाया जाता है हर क्षेत्र में। अगर हम फीचर्स की बात करें तो सिंगल क्रॉप ग्रोन की जाती है लार्ज एरिया में, और इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों के बीच में एक लिंक होता है, इंडस्ट्री के बीच में और एग्रीकल्चर के बीच में, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से डिपेंड करती हैं और एक दूसरे का काम करती हैं, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्री को। कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, माइग्रेंट लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कनेक्टिविटी मार्केट से चाहिए ताकि वो मार्केट से ज़्यादा प्रोडक्ट पहुंचा सकें और इंडस्ट्री का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकें।
तो आपने अभी ये जो चीज़ समझा है प्रोसेसिंग ऑफ इंडस्ट्री मार्केट का, और ये सब आपको बहुत इजी है, आप अपने भी पॉइंट बना सकते हैं स्टूडेंट, और इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कि आपने देखा किस तरीके से इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर इंटरफेस बना होता है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड किस तरीके से डिपेंड करते हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल तो यहीं से मिलेगा इंडस्ट्री को, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंटरफेस करते हैं। तो इस तरीके से कमर्शियल हमने 3 फार्मिंग पढ़ी स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव पढ़ी जो बहुत पुराने टाइप से की जाती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ी जिसमें बहुत प्रेशर होता है लैंड के ऊपर, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। कमर्शियल फार्मिंग पढ़ी जो बहुत एक लार्ज एरिया में ही की जा सकती है, कैपिटल के थ्रू की जा सकती है, लेबर के थ्रू की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना होता है और बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये मोर अर्न के लिए की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदे के लिए की जा सकती है, और ये पैसे के बिना नहीं की जा सकती। तो ये अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लैंड पैटर्न पढ़ेंगे, क्रॉप पैटर्न। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। थैंक यू।